Most welcome to our NCERT Best Notes with Best Explanation Playlist Series। आज हम लोग NCERT क्लास 10 के विज्ञान का अध्याय 11 यानी मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार डिस्कस करेंगे। इसके नोट्स को, क्रिस्प नोट्स को। मानव नेत्र पहला टॉपिक हमारा है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है जो हमें अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में मदद करता है। मानव नेत्र क्या है? तो ये एक प्रकाशिक प्राकृतिक यंत्र है जो हमें आसपास की वस्तुओं को देखने में मदद करता है। ह्यूमन आई एनाटॉमी, इसमें देखिए नेत्र के कुछ मुख्य भाग हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। कॉर्निया, सबसे पहला है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? नेत्र गोलक के सामने का पारदर्शी उभार होता है। कॉर्निया क्या होता है हमारा? तो नेत्र गोलक के सामने का पारदर्शी उभार होता है जिससे प्रकाश प्रवेश करता है। प्रकाश की अधिकांश परावर्तन यही होता है, यानी प्रकाश का अधिकांश परावर्तन कहाँ होगा? तो प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन यही होता है। यानी नेत्र में लेंस कौन सा है? तो उत्तल लेंस। इससे पहले हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस में तो अपवर्तन होगा, प्रकाश जाएगी और मुड़ेगी। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने से पहले प्रकाश मुड़ती है, तो वो वाली घटना होती है। अपवर्तन जो होती है मेनली कॉर्निया में ही होती है। अब दूसरा जो है वो पढ़ना है परितारिका यानी आइरिस के बारे में। तो कॉर्निया के पीछे जो स्थित गहरा पेशीय डायफ्राम है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, इसे ही परितारिका यानी आइरिस कहा जाता है। अब तीसरा हमारा क्या है? पुतली, प्यूपिल। तो परितारिका के केंद्र में एक छेद होता है जो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कितना अमाउंट प्रकाश का अंदर जाना है या कितना कम जाना है या कितना ज़्यादा जाना है, ये पुतली पे ही निर्भर करता है। यानी परितारिका के केंद्र में एक छेद होती है जो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, उसे ही पुपिल कहते हैं, पुतली कहते हैं। अब फोर्थ हमारा क्या है? तो अभिनेत्र लेंस यानी आई लेंस। यह उत्तल लेंस होती है, आँख में हमारा उत्तल लेंस लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है जो रेशेदार जेली जैसे पदार्थ का बना होता है और रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा यानी रियल और इन्वर्टेड। आपको पता है कि उत्तल लेंस जो है वो रियल और इन्वर्टेड, यानी जब भी वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो इन्वर्टेड यानी उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो आंख में ऐसा ही होता है, रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। पक्षमाभी पेशियाँ, उसके बाद है फिफ्थ हमारा टॉपिक, सब टॉपिक पक्षमाभी पेशियाँ, सिलियरी मसल्स। ये क्या होता है? तो ये लेंस की वक्रता को नियंत्रित करता है, मतलब इसका काम है लेंस की वक्रता को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, जिससे इसकी फोकस दूरी बदल जाती है। कभी ज़्यादा प्रकाश होता है तो हम आई छोटा कर लेते हैं, आँख छोटी हो जाती है, और अगर कम प्रकाश है तो आँख बड़ी कर लेते हैं। यानी पक्षमाभी पेशियाँ हमारे लेंस की वक्रता को नियंत्रित करती है, उसकी फोकस दूरी को बदलते रहती है। अब छठा क्या है? दृष्टिपटल या रेटिना। यह एक पर्दा होता है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह एक पर्दा होता है, जैसे स्क्रीन होता है ना जिस पे हम लोग मूवीज़ देखते हैं, उसी तरह हमारा ये रेटिना दृष्टिपटल एक पर्दा होता है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं यानी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। अब सेवेंथ टॉपिक क्या है हमारा? सब टॉपिक समंजन क्षमता यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? अभिनेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बदलने की जो क्षमता है उसे ही समंजन क्षमता कहते हैं। यानी अभिनेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बदलने की जो क्षमता है, कभी कम करने की आवश्यकता है तो कम कर लेता है, कभी ज़्यादा करने की आवश्यकता है तो ज़्यादा कर लेता है। इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। एट्थ सब टॉपिक क्या है? निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है? वह न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर के बराबर होता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देख सकता है। यानी वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देख सकता है, उसे ही निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट ऑफ आई कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे, दृष्टिदोष और उसका संशोधन। दृष्टिदोष और उनका संशोधन, तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। दृष्टिदोष और उनका संशोधन।
नेत्र की समंजन क्षमता में कमी के कारण दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। कैसे होता है दृष्टि दोष? तो नेत्र की समंजन क्षमता, ये पावर ऑफ एकोमोडेशन वाला जो पावर है वो उसमें कमी हो जाता है, यानी कम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, इसकी कमी जो हो जाती है यानी समंजन क्षमता में कमी जो होती है उसके कारण दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। अब दृष्टि दोष के टाइप कितने हैं, विवरण क्या है और संशोधन कैसे होगा? तो पहला टाइप होता है निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कहते हैं। तो मायोपिया डिस्क्रिप्शन क्या होगा इसमें? तो व्यक्ति निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोष नाम तो है निकट दृष्टि दोष, लग रहा है कि निकट की वस्तु को नहीं देख पाएगा, लेकिन होता उल्टा है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है पर दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनने लगता है, इस कारण वो नहीं देख पाता, यानी निकट की वस्तु तो दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिख पाती। अब संशोधन उसका क्या होगा? तो अवतल लेंस हम लोग यूज़ करेंगे। ये वाला लेंस जो पढ़े थे हम लोग, अवतल लेंस जो पढ़े थे वो यूज़ करेंगे, जिसकी जो पावर होती थी नेगेटिव होती थी। यानी अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है, आप उसके लेंस के पावर अगर नेगेटिव है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं लेंस की पावर को पूछ के कि अगर नेगेटिव पावर का कोई चश्मा पहना है तो इसका मतलब वो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है। तो अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का उपयोग कब किया जाएगा? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, उसके निवारण के लिए। अब है दूर दृष्टि दोष दूसरा, तो इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होगा? तो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाएगा पर निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। इसमें क्या होता है अंदर कि प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। तो जस्ट इसका अपोजिट निकट दृष्टि दोष में जो पढ़े थे वही चीज़ दूर दृष्टि दोष में उसका अपोजिट हो जाता है कि दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता है पर निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है। अब इसका निवारण क्या होगा? तो उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा था हमारा? इस टाइप का लेंस होता था, ये पॉजिटिव पावर वाला लेंस होता था। तो जब भी आप किसी से पूछें और चश्मा का पावर उसका वो प्लस बताए, पॉजिटिव बताए, तो आप कह सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष उसको है, हाइपरमेट्रोपिया उसे है। यानी उत्तल लेंस का उपयोग करके हम दूर दृष्टि दोष से बच सकते हैं, उसको ठीक किया जा सकता है। तीसरा क्या है? जरा दूरदृष्टिता यानी प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होगा? तो आयु में वृद्धि के कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। यानी आयु में जैसे जैसे वृद्धि होते जाती है, एक एज होने लगता है, तो समंजन क्षमता जो है, समंजन क्षमता एकोमोडेशन की पावर जो है वो घटती जाती है। निकट बिंदु जो है दूर हट जाता है, इससे प्रॉब्लम आने लगती है, जिसे जरा दूरदृष्टिता जरा दूरदृष्टिता यानी प्रेस बायोपिया कहा जाता है। इसको ठीक कैसे करते हैं? तो द्विफोकसी लेंस यानी बाईफोकल लेंस का उपयोग करते हैं, जिसमें ऊपरी भाग अवतल होता है और निचला भाग उत्तल होता है। यानी चश्मा में दोनों पावर वाला चश्मा यूज होगा। मतलब ऊपर तो अवतल लेंस लगा होता है, नीचे उत्तल लेंस, मतलब ये पूरा का पूरा आई ग्लास में लगा हुआ होता है कि ऊपर अवतल लेंस और नीचे उत्तल लेंस। इसलिए इसको द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। द्विफोक्सी लेंस यानी बाईफोकल लेंस से हम लोग जरा दूरदृष्टिता को दूर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन और प्रकीर्णन। प्रकाश का अपवर्तन और प्रकीर्णन यानी रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। वर्ण विक्षेपन, वर्ण विक्षेपन क्या होता है? तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब श्वेत प्रकाश वाइट लाइट जो है एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल में विभाजित हो जाता है। यानी जब कभी श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों यानी 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे ही वर्ण विक्षेपन यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा जाता है। जो बैनी, आह, पिनाला, ये जो 7 रंग है वे बिग्योर बन के वो अलग अलग हो जाता है। इसको आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं, VIBGYOR। V means violet, I means indigo, B means blue, G means green, Y means yellow, O means orange और R means red। इस तरह से वो 7 रंग में टूट जाता है। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो स्पेक्ट्रम
रंगों की इस पट्टी को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो रंगों की पट्टी विबग्योर बन के निकलती है उसे ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और वर्ण विक्षेपण जो होता है ना, वर्ण विक्षेपण से एक चीज़ समझ में आती है कि जो श्वेत प्रकाश यानी वाइट लाइट, हमको सन का लाइट जो वाइट दिखता है वो वाइट नहीं होता है, वो 7 लाइट का मिक्सचर है, वो 7 कलर से मिला हुआ है, ये भी पता चलता है हमें। अब स्पेक्ट्रम क्या था? तो स्पेक्ट्रम रंगों की इस पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते थे। जो वो स्पेक्ट्रम होती है उसमें सातों रंग एक साथ होते हैं। कारण क्या है? तो प्रत्येक रंग का प्रकाश जो है प्रिज्म के अंदर अलग अलग चाल से चलता है। जब आप प्रिज्म से गुजारते हैं वाइट लाइट को, तो प्रत्येक रंग का प्रकाश जो है वो अलग अलग चाल से, वेलोसिटी से, अलग अलग स्पीड से उसमें गुजरता है। इसीलिए उसका अपवर्तन जो है ना, झुकना अलग अलग हो जाता है। अलग अलग चाल के कारण अलग अलग झुकाव यानी अपवर्तन हो जाता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। रेड कलर को इसलिए भी तो डेंजरस में यूज़ किया जाता है क्योंकि उसका विचलन सबसे कम होता है, वो दूर से भी दिखाई दे देता है। तो आपको याद रखना है, लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। और ये जो स्पेक्ट्रम यानी ये जो वर्ण विक्षेपण होता था वो क्यों होता था? तो कारण क्या है? तो प्रत्येक रंग का प्रकाश जो है प्रिज्म के अंदर अलग अलग चाल से चलता है, इसीलिए उसका अपवर्तन यानी झुकना अलग अलग होता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ये इसका इमेज है कि अगर आप वाइट लाइट को लेके स्लिट से क्रॉस करवा के, मतलब वाइट लाइट के एक बीम को भेजते हैं, तो ये 7 रंग में विभाजित हो जाता है, VIBGYOR, विबग्योर बना के ये स्पेक्ट्रम जैसा ये आपको मिल जाएगा। ये प्रिज्म है। 9, वायुमंडलीय अपवर्तन, ये क्या होता है? तो अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। यानी पृथ्वी के वायुमंडल में जो प्रकाश का ऑटोमेटिक अपवर्तन होता है, इसे ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। अब इसमें बहुत सारे नेचुरल जो फिनोमेना हैं उसमें हम लोग वायुमंडल के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, जो अपने आप होता है, जो ऑटोमेटिक नेचर में होता है। तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये सारा एक्टिविटी अपवर्तन का ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि तारों का टिमटिमाना किस कारण से हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के ही कारण हो रहा है। अब देखते हैं एक्सप्लेन करते हैं इसको कि तारों का टिमटिमाना क्यों होता है। तो तारों से आने वाला प्रकाश जो है वायुमंडल की परतों से गुजरते हुए लगातार अपवर्तित होता रहता है, जिससे तारे की आभासी स्थिति जो है बदलती रहती है और वे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। यानी तारा से जो हम तक प्रकाश आ रहा है वो वायुमंडल की परतों से गुजरते हुए लगातार अपवर्तित होता रहता है, जिसमें कभी रेयर मीडियम मिलती है उसको, कभी डेंसर मीडियम मिलता है, कभी सघन हवा मिलती है, कभी विरल माध्यम मिलता है। तो इसके कारण क्या होता है कि उसमें लगातार जो अलग अलग परतों से गुजरते हुए अपवर्तित जो लगातार होते रहता है, जिससे तारे की आभासी स्थिति बदलती रहती है, कभी ऊपर दिखती है कभी नीचे दिखती है, इसलिए वे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अब नेक्स्ट इसका पार्ट जो है वो है अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, यानी एडवांस सनराइज हम लोग देखते हैं और डिलेड सनसेट देखते हैं। यानी सूर्योदय हुआ भी नहीं है उससे पहले सन देख लेते हैं, और जब सनसेट हो भी जाता है फिर भी हम लोग को लालिमा आकाश में सन का वो दिखते रहता है परछाई। तो डिलेड सनसेट क्यों होता है और एडवांस सनराइज क्यों होता है, इसका भी रीज़न जो है वो वायुमंडलीय अपवर्तन ही है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य जो है वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। इसे ही अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त कहते हैं। अगर ये भी पूछा जाए आपको कि एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट किस कारण से होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। 9, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बचा था प्रकाश का परिकिरणन, वो पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन होता क्या है? तो जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कणों जैसे धूल, पानी की बूंदें, वायु के अणु से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी वायुमंडल में मौजूद जो सूक्ष्म कण हैं, धूल हैं, पानी की बूंदें हैं, वायु के अणु हैं, इनसे जो प्रकाश की किरण टकराती है और विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, यही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। स्कैटरिंग मतलब बट जाना, एक दूसरे से दूर हो जाना, स्कैटर हो जाना कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। 9, टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल इफेक्ट,
जब किसी कोलाइडी विलयन में से प्रकाश की किरण गुजरती है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। टिंडल प्रभाव होता क्या है? टिंडल साइंटिस्ट का नाम है, टिंडल इफेक्ट इन्होंने खोजा था तो इसलिए इनके नाम पे पड़ गया टिंडल इफेक्ट। जब किसी कोलाइडली विलयन में, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन क्या होता है, में किसी प्रकाश की किरण जब किसी कोलाइडी विलयन में से प्रकाश की किरण गुजरती है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। ये एक हम लोग कोलाइड के बारे में ना विलियन चैप्टर में पढ़े थे, तो उसमें आप देखिएगा कोलाइड के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। जब किसी कोलाइडी विलयन में से प्रकाश की किरण गुजरती है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। टिंडल इफेक्ट आप वहाँ भी देख सकते हैं, जब कभी रूम बंद होता है और विंडो थोड़ी सी ओपन होती है, खिड़की थोड़ा सा खुला हुआ रहता है, तो धूप का प्रकाश जो सुबह में आता रहता है तो उस प्रकाश की पतली सी किरण पुंज में, मतलब वो जो रेज आते रहता है सनलाइट का, उसमें आपको बहुत सारे धूल कण ना वाइब्रेट करते हुए दिखेंगे और बहुत सारा लाइट में वो नहीं दिखता है, थोड़ा सा प्रकाश आते रहता है तभी वो दिखता है। या जंगलों में भी थोड़े से प्रकाश अगर आ रही है कहीं से पत्तों और पेड़ों के बीच से, तो आप वहाँ पे टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं। 9 प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं, ये क्या है? तो पहला घटना हम लोग को पढ़ना है प्रकीर्णन से रिलेटेड जो है, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, यानी ब्लू कलर ऑफ द स्काई। नीले रंग का प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है वायुमंडल के सूक्ष्म कणों द्वारा लाल रंग के प्रकाश की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक प्रकीर्णित होता है। यानी नीले रंग का प्रकाश जो है लाल रंग के प्रकाश की तुलना में 10 गुना अधिक प्रकीर्णित होता है, स्कैटरिंग होता है इसका। यह प्रकीर्णित नीला प्रकाश जो है हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। मतलब नीले रंग का प्रकाश जो है उसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, जिसके कारण होता क्या है कि लाल रंग के प्रकाश की तुलना में 10 गुना अधिक प्रकीर्णित यही हो जाता है। इसीलिए हमारी आंखों तक कौन सी प्रकाश पहुंचेगी? नीला प्रकाश पहुंचेगा और इसीलिए हम लोग को आकाश नीला दिखाई देने लगता है। 9 अब दूसरा है खतरे के संकेत लाल क्यों होते हैं? वाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड। ये क्यों होता है? तो लाल रंग का जो प्रकाश है वायुमंडल में सबसे कम प्रकीर्णित होता है। आपको पता है वायुमंडल में लाल रंग जो है रेड कलर, उसका प्रकाश वायुमंडल में सबसे कम प्रकीर्णित होता है, इसीलिए यह कोहरे या धुएं में भी सबसे अधिक दूरी तक देखा जा सकता है। इसीलिए खतरे के संकेत लाल हम लोग यूज़ करते हैं, यानी रेड कलर में ही खतरे का संकेत हम लोग यूज़ करते हैं। अब लास्ट इस टॉपिक चैप्टर के सब टॉपिक पे पहुँचे हैं। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ यानी रेड डिस्क दिखाई देना, ये क्यों होता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सूर्य जो है रेड डिस्क दिखाई देता है, ये क्यों होता है? इसका भी कारण प्रकीर्णन ही है। इस समय सूर्य से आने वाले जो प्रकाश को वायुमंडल की सबसे मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। होगा क्या कि नीले और कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के जो अधिकांश भाग हैं प्रकीर्णित हो जाते हैं और केवल लाल रंग जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और प्रकीर्णन जो है उसकी सबसे कम होती है, वही केवल बचता है जो हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमारा सूर्य जो है रक्ताभ हमें दिखता है। यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ कलर क्यों दिखाई देता है, रेडियस कलर क्यों दिखाई देता है? इसका कारण क्या है कि सूर्य से आने वाले जो प्रकाश हैं वायुमंडल की सबसे मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। सूर्य से आने वाले प्रकाश को वायुमंडल की सबसे मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। कब? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। तो क्या होगा कि नीले और कम तरंगदैर्घ्य वाले जो प्रकाश के अधिकांश भाग हैं वो तो प्रकीर्णित हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, लेकिन बचे कौन? तो केवल लाल रंग बचे, रेड कलर बचे, जिनकी तरंगदैर्घ्य तो सबसे अधिक होती है लेकिन प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इससे होगा क्या? वही हमारी आंखों तक पहुंचेंगे और हमें वो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखेगा। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर ये ऑल टॉपिक्स था, सब टॉपिक था। A lot of thanks for listening, subscribing, watching carefully. A lot of thanks for supporting me a lot. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।